हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग कैप्सूल 2.0 के माध्यम से कर रहे हैं रिवीजन। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रिक से। तो कॉमन साइज ऑफ ब्रिक देखते हैं। कॉमन ब्रिक साइज, तो ये यूजुअल साइज है या नॉमिनल साइज है? यूजुअल साइज और नॉमिनल साइज दिए गए हैं। तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल यूजर साइज है 9 इंच इंटू 9 इंच इंटू 4 सही 3 बटे 8 इंच गुड़े 2 सही 3 बटे 4 इंच, या 23 गुड़े 11.2 गुड़े 7 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज है 9 इंच गुड़े 4 सही 1 बटे 2 इंच गुड़े 3 इंच, या 23 गुड़े 11.4 गुड़े 7.6 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज या नॉमिनल साइज? स्टैंडर्ड मॉड्यूलर या नॉर्मल साइज 19 गुड़े 9 गुड़े 9 सेंटीमीटर यूजुअल साइज है। नॉमिनल साइज में 20 गुड़े 10 गुड़े 10 सेंटीमीटर होता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं ये देखते हैं हम लोग। ये इंग्रेडिएंट दिया है इधर, परसेंटेज इन ब्रिक दिया है। तो सिलिका का परसेंटेज होता है ब्रिक्स में 50 से 60% सिलिका होता है। एल्यूमिना होता है हमारा L2O3 होता है 20 से 30%। लाइम होता है CaO लाइम होता है 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड होता है 3 से 5%। लाइम 2 से 5%। आयरन ऑक्साइड 3 से 5%। मैग्नीशिया हमारा लेस देन 1% होता है, यानी 1% से भी कम होता है। अल्कलीज हमारे 1% से भी कम होते हैं। आगे हमारा फंक्शंस ऑफ वेरियस ब्रिक इंग्रेडिएंट्स। ब्रिक इंग्रेडिएंट्स के फंक्शन यानी काम क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। सिलिका का क्या काम होता है? सिलिका ब्रिक में स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है। सिलिका स्ट्रेंथ बढ़ाता है ब्रिक में। एक्सेस अगर ज़्यादा हो जाए सिलिका तो ब्रिक हमारी ब्रिटल हो जाएगी। ड्यू टू लॉस ऑफ कोहेसन, कोहेसन के लॉस के कारण अगर एक्सेस में हो जाती है सिलिका तो ब्रिक हमारा ब्रिटल हो जाएगा। एल्यूमिना क्या करता है? एल्यूमिना जो है इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। एल्यूमिना ब्रिक में प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और कॉर्नर डिफॉर्म हो जाते हैं। अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और कॉर्नर डिफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है लाइम। लाइम क्या करता है? लाइम यूज्ड एज फ्लक्स, यानी फ्लक्स के रूप में लाइम का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट। लाइम जो है मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करता है। अगर लाइम ज़्यादा हो जाए तब क्या प्रॉब्लम है? अगर ब्रिक में लाइम ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक ओवर बर्न्ट हो जाती है और शेप चेंज हो जाता है। अगर लाइम ज़्यादा हो जाए तो ब्रिक ओवर बर्न्ट हो जाती है और शेप चेंज हो जाता है। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? आयरन ऑक्साइड ब्रिक में कलर इम्पार्ट करता है, नहीं रेड कलर देता है। यूज्ड एज ए फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में भी यूज करता है और ब्रिक में रेड कलर देता है आयरन ऑक्साइड। अगर ज़्यादा हो जाए आयरन ऑक्साइड तब क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो प्रोवाइड डार्क ब्लू। अगर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो डार्क ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, ब्लैकिश कलर भी प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया का क्या काम है? मैग्नीशिया येलो कलर प्रोवाइड करता है एंड इट्स प्रिवेंट टू श्रिंकेज। मैग्नीशिया ब्रिक में येलो कलर देता है और श्रिंकेज को रोकता है, प्रिवेंट श्रिंकेज। अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या प्रॉब्लम है? अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो जाएगी तो गिव्स येलो कलर, येलोविश कलर। अगर मैग्नीशिया ज़्यादा हो जाएगी तो येलोविश कलर देता है ब्रिक में। आगे हमारे नोट पॉइंट्स हैं कुछ। नोट पॉइंट है स्टील मोल्डेड ब्रिक्स आर गुड कंपेयर्ड टू वुडन मोल्डेड ब्रिक। स्टील मोल्डेड ब्रिक अच्छी होती हैं वुडन मोल्डेड ब्रिक की तुलना में। स्टील मोल्डेड ब्रिक्स अच्छी होती हैं वुडन मोल्डेड ब्रिक की तुलना में। स्टील मोल्डेड ब्रिक्स आर यूज्ड इन फेसिंग वर्क। फेसिंग वर्क में स्टील मोल्डेड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। मोल्ड आर मेड बाय स्टील और टिम्बर ऑफ शीशम। जो मोल्ड होता है, सांचा होता है ब्रिक्स का, वो स्टील या शीशम की लकड़ी का बना होता है। किसका? स्टील या शीशम की लकड़ी का बना होता है मोल्ड हमारा। फ्रॉग का साइज क्या होता है ब्रिक में? तो फ्रॉग का साइज होता है हमारा 10 गुणे 4 गुणे 1 या 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 1 या 2 सेंटीमीटर। स्टॉक बोर्ड का
क्या साइज होता है? स्टॉक बोर्ड काम आता है फ्रॉक बनाने में, तो स्टॉक बोर्ड का साइज होता है 21 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। स्टॉक बोर्ड का साइज होता है 21 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। पायलट बोर्ड का क्या काम होता है? टू ड्राई द ब्रिक, ब्रिक को सुखाने के लिए जब हम ले जाते हैं तो पायलट बोर्ड पर रख के ले जाते हैं, तो ये पायलट बोर्ड का काम क्या होता है? टू ड्राई द ब्रिक्स। इसका साइज क्या होता है? पायलट बोर्ड का साइज होता है हमारा 30 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। स्टॉक बोर्ड और पायलट बोर्ड के साइजेस इंपॉर्टेंट है, तो स्टॉक बोर्ड का होता है 21 गुणे 10 गुणे 6, पायलट बोर्ड का होता है 30 गुणे 12 गुणे 1 सेंटीमीटर। सिक्वेंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ को बनाने का सिक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले अनसॉइलिंग करते हैं मिट्टी का, अनसॉइलिंग करते हैं, फिर डिगिंग करते हैं, फिर वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग या नीडिंग करते हैं। सबसे पहले अनसॉइलिंग करेंगे, फिर डिगिंग करेंगे, फिर वेदरिंग करेंगे, फिर ब्लेंडिंग करेंगे, लास्ट में टेम्परिंग या नीडिंग करेंगे। बर्निंग जोन ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का बर्निंग जोन कौन कौन से होते हैं? बर्निंग टेम्परेचर हमारा था 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। ब्रिक्स को हम लोग पकाते हैं 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर। डिहाइड्रेशन जोन में हमारा टेम्परेचर होता है 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। डिहाइड्रेशन जोन में टेम्परेचर होता है हमारा 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीडेशन जोन में टेम्परेचर हो जाता है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। फिर विट्रिफिकेशन जोन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। डिहाइड्रेशन जोन में टेम्परेचर 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीडेशन जोन में 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। विट्रिफिकेशन जोन में 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं एफिशिएंसी ऑफ किन पर। किन्स की क्या क्या एफिशिएंसी होती है? तो टाइप्स ऑफ किन, पजावा किन होते हैं, इलाहाबादी किन होते हैं, बुल ट्रेंच किन होता है, हॉफमैन्स किन होता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक कितना मिलता है? तो पजावा ब्रिक में 50 से 60% हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। सबसे कम किस में मिलता है फर्स्ट क्लास ब्रिक? पजावा किन में। तो पजावा किन में 50 से 60% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। इलाहाबादी किन में 60 से 70% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। इलाहाबादी किन में 60 से 70% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। और इलाहाबादी जो किन होता है उन्हें इंटरमीडिएट किन कहा जाता है, इंटरमीडिएट किन कहा जाता है। बुल ट्रेंच किन में 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलती है। बुल ट्रेंच किन में 70 से 80% फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलती है। और बुल ट्रेंच किन सेमी कंटिन्यूस टाइप के होते हैं, सेमी कंटिन्यूस टाइप के होते हैं बुल ट्रेंच किन। हाफ मेंस किन में फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी 80 से 90% मिलती है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक का आउटकम होता है हाफ मेंस किन में, और ये कंटिन्यूस टाइप का किन होता है। हाफ मेंस किन कंटिन्यूस टाइप का किन होता है। क्लास ऑफ ब्रिक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पर ब्रिक्स को क्लासीफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में। और IS 107 19557 1970 कोड के अनुसार क्लासीफाई किया गया है ब्रिक्स को स्ट्रेंथ के बेस पर। तो ग्रेड ए के जो ब्रिक्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ हमारी होती है नॉट लेस देन, यानी 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड ए क्लास की ब्रिक्स की स्ट्रेंथ 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड ए की जो हमारी ब्रिक्स हैं, ग्रेड ए की ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ग्रेड बी की जो हमारी ब्रिक्स है, ग्रेड बी की ब्रिक्स की स्ट्रेंथ नॉट लेस देन होनी चाहिए 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड बी की ब्रिक्स की स्ट्रेंथ नॉट लेस देन होनी चाहिए 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्रेड सी की जो ब्रिक्स हैं उनकी स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड इट्स कंपोजिशन। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के टाइप्स दिए गए हैं और उनका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो ब्रिक्स हैं एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हमारी सिलिका ब्रिक और लाइम ब्रिक।
कंपोजिशन क्या होता है, सिलिका और लाइम कंपोजिशन होता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में। सिलिका कितना होता है, सिलिका 95 से 97% होता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में। सिलिका 95 से 97% होता है, लाइम 1 से 2% होता है। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में क्या क्या होता है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में मैग्नीशिया होता है, लाइम होता है यानी CaO होता है, और सिलिका होता है। तो बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में मैग्नीशिया 85% के लगभग होता है, CaO 25% के लगभग होता है, और सिलिका 5.5% के लगभग होता है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में। अब आते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में क्या क्या होता है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में क्रोम होता है यानी क्रोमियम होता है, आयरन ओर होता है, बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट ओर होता है, आयरन ओर बॉक्साइट ओर होता है, सिलिका होता है और मैग्नीशिया होता है। एफ्लोरेसेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS 3495 पार्ट 3 1992। एफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए IS कोड हमारा 3495 पार्ट 3 1992। तो वाइट पैचेज होते हैं अल्कलीज के कारण, वाइट पैचेज किसके कारण होते हैं, अल्कलीज के कारण। अगर अल्कलीज हमारा वाइट पैचेज हमारा अप टू 10% तक है, अगर वाइट पैचेज 10% तक है तो स्लाइट अल्कलीज होंगे। अगर 10 से 50% तक है तो मॉडरेट, 10 से 50% तक तो मॉडरेट, 50% से ज़्यादा तो सीवर, 50% से ज़्यादा हो तो सीवर। अगर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो सीरियस अल्कलीज टाइप का एफ्लोरेसेंस होगा। सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट। अलग अलग ब्रिक टेस्ट के लिए कौन कौन से सैंपल रिक्वायर्ड होते हैं वो दिया गया है यहाँ पे, कितना कितना सैंपल लिया जाएगा। तो ब्रिक टेस्ट है, ये IS कोड है, किस IS कोड के तहत टेस्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए IS कोड हमारा है 3495 पार्ट फर्स्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए IS कोड हमारा है 3495 पार्ट फर्स्ट, और नंबर ऑफ सैंपल 6 लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए नंबर ऑफ सैंपल कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट करने के लिए IS कोड हमारा है 3495 पार्ट सेकेंड, 3495 पार्ट सेकेंड, और उसमें नंबर ऑफ सैंपल लेंगे 5। वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए IS कोड हमारा है 3495 पार्ट सेकेंड, सैंपल लेंगे 5। एफ्लोरेसेंस टेस्ट, एफ्लोरेसेंस टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है 3495 पार्ट 3, 3495 पार्ट 3। वारपेज टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है, वारपेज टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है 3495 पार्ट 4, 3495 पार्ट 4, और वारपेज टेस्ट के लिए नंबर ऑफ सैंपल लेंगे 10। वारपेज टेस्ट के लिए नंबर ऑफ सैंपल लेंगे 10। डायमेंशन टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है 1077। डायमेंशन टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है 1077। नंबर ऑफ सैंपल कितना लेंगे, 20। टॉलरेंस इन ब्रिक डायमेंशन टेस्ट, ब्रिक डायमेंशन टेस्ट में टॉलरेंस कितना कितना लिया जाएगा वो दिया गया है। फॉर 20 ब्रिक, 20 ब्रिक के लिए दिया गया है, डायमेंशन सेंटीमीटर में है, टॉलरेंस mm में है। तो लेंथ 20 ब्रिक का जब लेंथ लेंगे, लेंथ का डायमेंशन होगा 380 और टॉलरेंस होगा ±80। लेंथ में डायमेंशन हमारा 380 सेंटीमीटर और टॉलरेंस होगा ±80 mm। विथ कितना होगा, विथ होगा हमारा 180 यानी 180, और विथ के लिए टॉलरेंस हमारा होगा ±40। हाइट, हाइट के लिए हमारा डायमेंशन है 180 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के लिए 180 सेंटीमीटर, और टॉलरेंस हमारा है ±40। 4 सेंटीमीटर हाइट के लिए डायमेंशन हमारा है 80 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर के लिए 180 सेंटीमीटर और टॉलरेंस हमारा ±40 है। 4 सेंटीमीटर के लिए 80 सेंटीमीटर, टॉलरेंस हमारा ±20 है, टॉलरेंस ±20 mm। चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखेंगे स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के स्पेशल फॉर्म्स को देखेंगे। फिगर दिया गया उससे पहचानना किस टाइप की ब्रिक है। तो ये राउंडेड एंड ब्रिक है, राउंडेड एंड ब्रिक है, ये डबल कैंट ब्रिक है, ये
ये डबल कैंट ब्रिक है, ये बुलनोज ब्रिक है, ये बुलनोज ब्रिक है, ये हॉलो ब्रिक है, ये क्वीन क्लोजर है, ये 3x4 ब्रिक है, ये कैंट ब्रिक है। एक साइड ऐसे है तो कैंट ब्रिक, दोनों तरफ है डबल कैंट ब्रिक। ये कंपास ब्रिक है, ये कंपास ब्रिक है, ये परफोरेटेड ब्रिक है, ये कोपिंग ब्रिक है, ये कोपिंग ब्रिक है, ये किंग क्लोजर है, ये किंग क्लोजर है और ये बैट है। ये फिगर देके तमाम सारे पेपर्स में नाम पूछ लिया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा है जनरल डेटा अबाउट ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में जनरल डेटा दिया गया है। टाइप्स ऑफ ब्रिक दिया गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन दिया गया है परसेंटेज में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया गया है और यूज दिया गया है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम नहीं होना चाहिए, 20% के बराबर या 20% से कम नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, 105 kg/cm² से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का। यूज़ कहाँ करते हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग फेसिंग वर्क में और आरबी स्लैब में। सेकेंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से कम नहीं होना चाहिए, 22% से कम नहीं होना चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg/cm² से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg/cm² से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड क्लास ब्रिक का यूज़ कहाँ करते हैं? हिडन स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं सेकेंड क्लास ब्रिक का। थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से ज़्यादा होना चाहिए, 25% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये साइन उल्टा लग गया, ये नॉट ग्रेटर देन 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा थर्ड क्लास ब्रिक के लिए नॉट ग्रेटर देन 15%, यानी 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 35 kg/cm² से ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेरी ब्रिक पसरने में, थर्ड क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग टेम्परेरी ब्रिक पसरने में। फोर्थ क्लास ब्रिक को झामा और ओवरबेंट ब्रिक के नाम से जाना जाता है। फोर्थ क्लास ब्रिक को झामा या ओवरबेंट ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इनका वाटर एब्जॉर्प्शन 10 से 12% होता है, इनका वाटर एब्जॉर्प्शन 10 से 12% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी सबसे ज़्यादा होती है 350 kg/cm²। यूज़ कहाँ करते हैं? झामा ब्रिक या फोर्थ क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग ब्रिक ब्लास्ट बनाने में, लाइम कंक्रीट फाउंडेशन में, लाइम कंक्रीट बनाने में, फाउंडेशन बनाने में और रोड मेटल्स के रूप में हम लोग फोर्थ क्लास ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। परफोरेटेड ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन 15% तक होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी सेकेंड क्लास ब्रिक के समान होती है, यानी 70 kg/cm²। परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग पार्टीशन वाल बनाने में, परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग पार्टीशन वाल बनाने में। हॉलो ब्रिक्स, हाँ, परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए हमारा IS कोड होता है IS 2222, यानी 4x2। हॉलो ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा 3952, हॉलो ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा 3952। वाटर एब्जॉर्प्शन इनका होता है 20%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी थर्ड क्लास ब्रिक के समान होती है इनकी, यानी 35 kg/cm²। हॉलो ब्रिक्स का यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग हीट प्रूफ बनाने के लिए और साउंड प्रूफ बनाने के लिए, डैम प्रूफ बनाने के लिए, डैम प्रूफ वाल्स, साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ वाल्स बनाने के लिए हॉलो ब्रिक्स का यूज किया जाता है। पैविंग ब्रिक्स का IS कोड होता है 3583। पैविंग ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा 3583 और वाटर एब्जॉर्प्शन इनका 5% से कम नहीं होना चाहिए, 5% से कम नहीं होना चाहिए और इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 350 kg/cm²।
इनका यूज़ कहाँ होता है? यूज़ करते हैं हम लोग पेवमेंट बनाने में, पेविंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं पेवमेंट बनाने में। सोलिंग ब्रिक्स का IS कोड होता है, सोलिंग ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा IS 5779। इनका वाटर अब्जॉर्प्शन परसेंटेज होता है 20% से कम नहीं होना चाहिए। सोलिंग ब्रिक्स का वाटर अब्जॉर्प्शन परसेंट नॉट लेस देन होना चाहिए, यानी 20% से कम नहीं होना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सोलिंग ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यूज़ करते हैं सोलिंग ऑफ रोड की सोलिंग करने में हम लोग सोलिंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा 6902। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का IS कोड होता है हमारा 6902। इनका वाटर एब्जॉर्प्शन 4 से 10% होता है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन 4 से 10% होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यूज़ क्या करते हैं? रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का यूज़ करते हैं किन लाइनिंग में, फर्नेस बॉयलर कंबस्टन, इन सब में यूज़ करते हैं हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का। इंजीनियरिंग ब्रिक्स को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, क्लास A ब्रिक्स, क्लास B ब्रिक्स। तो इंजीनियरिंग ब्रिक्स में क्लास A ब्रिक्स के वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा होता है 4 से 5%। इंजीनियरिंग ब्रिक्स में क्लास A ब्रिक्स का वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा होता है 4 से 5%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इनकी ग्रेटर देन 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 125 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होती है। इंजीनियरिंग ब्रिक्स क्लास A टाइप की उनका यूज़ करते हैं हम लोग DPC बनाने में क्लास A टाइप की ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग ब्रिक्स क्लास B का यूज़ कहाँ करते हैं? तो क्लास B का वाटर एब्जॉर्प्शन हमारा 7% होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन 7% होता है। उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। क्लास B टाइप की इंजीनियरिंग ब्रिक्स का यूज़ करते हैं हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए। सन्ड्री ब्रिक्स का और कोई डाटा दिया गया नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई केवल। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी सन्ड्री ब्रिक्स की 15 से 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ऑन एन एवरेज 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सन्ड्री ब्रिक्स की। अब देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। ओवर बर्न्ट ब्रिक क्या होती है? अंडर बर्न्ट ब्रिक काज ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट के कारण जो हमारी ईंट अच्छी तरीके से पक नहीं पाती, उसे अंडर बर्न्ट ब्रिक बोलते हैं। ओवर बर्न्ट ब्रिक अकर्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई हीट। ओवर बर्न्ट टाइप की ब्रिक जो होती है ज़्यादा हीट पर पक जाती है, उन्हें ओवर बर्न्ट ब्रिक कहते हैं। अकर्स ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर या हाई हीट। Lime bursting problem caused by the hydration of quick lime particles. क्विक लाइम पार्टिकल से हाइड्रेशन से लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम आती है। क्विक लाइम पार्टिकल्स के हाइड्रेशन के कारण लाइम बस्टिंग प्रॉब्लम आती है। एफ्लोरेसेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज इन ब्रिक्स में अल्कलीज के कारण एफ्लोरेसेंस डिफेक्ट आता है। चफ्स कास्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स पर अगर रेन वाटर गिरता है तो उसके कारण जो डिफेक्ट आता है उसे चफ बोलते हैं। ब्लिस्टर ड्यू टू एयर इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग दियर मोल्डिंग के टाइम पर ब्रिक में जो एयर जो है इंट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, उसके कारण जो डिफेक्ट डेवलप होता है उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। लैमिनेशन इट प्रोड्यूस थिन लैमिना ऑन ब्रिक फेसेस पर थिन लैमिना प्रोड्यूस करता है लैमिनेशन। किसके कारण? इंट्रैप्ड एयर इन क्लेवाइड्स में इंट्रैप्ड एयर के कारण, जो क्लेवाइड्स होते हैं उनमें जो इंट्रैप्ड एयर होती है उसके कारण हमारा लैमिनेशन डिफेक्ट आता है। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है थिन लैमिना ऑन द ब्रिक फेसेस। ब्लोटिंग क्या है? ये डिफेक्ट है। डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी swollen mass over the surface of burnt brick occurs due to excess of carbonaceous matter and sulfur in brick clay। ब्लोटिंग जो है एक्सेस के कारण डेवलप होता है, किसके कारण? कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर
कार्बोनेशियस मैटर और सल्फर जब ब्रिक क्ले में ज़्यादा हो जाता है उसके कारण हमारा ब्लोटिंग डिफेक्ट आता है। ये कहता है स्पॉन्जी वुलन मास ओवर द सरफेस अब ब्रेंट ब्रिक पर ये होता है, उसको ब्लोटिंग बोलते हैं। चेक्स आर क्रैक्स occurs due to presence of lumps of lime or excess of water. चेक्स आर क्रैक्स लाइम के लम्प्स के कारण होता है और एक्सेस ऑफ वाटर पानी के ज़्यादा हो जाने से क्रैक्स या चेक्स डेवलप हो जाते हैं, ये डिफेक्ट आते हैं। ब्लैक कोर डिफेक्ट किस कारण आता है? प्राइम कॉज ऑफ ब्लैक कोर इज इम्प्रॉपर बर्निंग से ब्लैक कोर डिफेक्ट आता है। स्पॉट किस कारण से आते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड इन ब्रिक अर्थ में आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण स्पॉट्स डिफेक्ट डेवलप होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण ब्रिक अर्थ में आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस के कारण स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। आगे डॉकिंग किसके कारण होता है? प्रोसेस ऑफ डॉकिंग होता क्या है ये समझना है। प्रोसेस ऑफ पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव्ड फ्रॉम द किन, यानी भट्टे से निकालने के बाद, किन से निकालने के तुरंत बाद ब्रिक्स को वाटर में रखने के प्रोसेस को डॉकिंग बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ पुट ऑल द ब्रिक्स इन वाटर जस्ट आफ्टर दे रिमूव्ड फ्रॉम द किन, यानी भट्टे से निकालने के बाद तुरंत ब्रिक्स को पानी में रखने के प्रोसेस को डॉकिंग बोलते हैं। स्पाल क्या होता है? स्पाल क्या? डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन ब्रिक्स इन फॉर्म ऑफ स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक, उनको स्पाल बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टोन या ब्रिक्स या स्टोन्स का डिसइंटीग्रेशन होना इन फॉर्म ऑफ स्टोन चिप्स या ब्रोकन ब्रिक्स के रूप में डिसइंटीग्रेशन होना, उनको स्पाल बोलते हैं। एराइजस क्या होता है? एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लान सरफेस ऑफ ब्रिक, ये क्या होता है? एराइजस क्या होता है? एज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक, इसको बोलते हैं एराइजस। फ्रॉस्टराइट ब्रिक क्या होता है? तो ब्रिक मेड फ्रॉम ओलिविन रॉक टू विच मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ब्रिक मेड फ्रॉम ओलिविन रॉक से जो ब्रिक्स बनती है, टू विच मैग्नीशिया एडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैग्नीशिया को ऐड किया जाता है। और ये ब्रिक किससे बनती है? ओलिविन रॉक से। ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है इसमें। ओलिविन रॉक से ब्रिक बनता है, ये कौन सा? फर्स्टराइट ब्रिक, और इसमें मैग्नीशिया ऐड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसके बाद ब्लूम क्या होता है? ब्लूम है फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस अकर्स ऑन द फिनिशिंग एंड पॉलिश्ड सरफेस। फिनिशिंग और पॉलिश्ड सरफेस पर जो पैचेस बन जाते हैं, डल पैचेस बन जाते हैं, उन्हें ब्लूम कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस अकर्स ऑन द फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड सरफेस। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? तो मशीन मोल्डेड ब्रिक की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होती है। मशीन मोल्डेड ब्रिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 होती है और हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.6 से 1.7 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मशीन मोल्डेड की कितनी होती है? 2 होती है। हैंड मोल्डेड ब्रिक्स की 1.6 से 1.7 होती है। टाइप्स ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन। अच्छा, कौन सा लाइम किसके कैल्सिनेशन के बाद मिलता है? तो प्योर लाइमस्टोन मिलता है। टाइप्स ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ। प्योर लाइमस्टोन का जब कैल्सिनेशन करते हैं हम लोग तो उसे प्योर लाइम मिलता है। प्योर लाइमस्टोन का कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें प्योर लाइम मिलेगा। डोलोमाइट का कैल्सिनेशन करेंगे तो मैग्नीशिया लाइम मिलेगा। डोलोमाइट का कैल्सिनेशन करेंगे तो मैग्नीशिया लाइम मिलेगा। कंकर का कैल्सिनेशन करेंगे तो हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा। कंकर का कैल्सिनेशन करेंगे तो हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा। चॉक का कैल्सिनेशन करेंगे तो प्योर लाइम मिलेगा। जिप्सम का कैल्सिनेशन करेंगे तो प्योर लाइम मिलेगा। कैल्सिन्ड लाइमस्टोन से हमें क्विक लाइम मिलेगा। कैल्सिन्ड डोलोमाइट स्टोन से हमें नॉन हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा। कैल्सिन्ड डोलोमाइट स्टोन से हमें नॉन हाइड्रोलिक लाइम मिलेगा। सेल से हमें प्योर लाइम मिलेगा।
अब आते हैं केमिकल फार्मूला और नेम ऑफ लाइम। केमिकल फार्मूला और नेम ऑफ लाइम। तो कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल फार्मूला होता है किसका? लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO फार्मूला है किसका? क्विक लाइम, लंप लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, इन सब का एक ही फार्मूला है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम, लंप लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम, प्योर लाइम, फैट नहीं प्योर लाइम, ये सब कुछ बोलते हैं। फार्मूला होता है CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला है किसका? सेलेक्ट या फैट लाइम का। सेलेक्ट लाइम या फैट लाइम का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है CaSO4 का होल ट्वाइस CaSO4 डॉट ऑफ हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 1/2 H2O। जिप्सम का केमिकल फार्मूला हमारा है कैल्शियम सल्फेट। दोनों का ही केमिकल फार्मूला का नेम सेम है लेकिन फार्मूला चेंज है। तो जिप्सम का फार्मूला हमारा CaSO4 डॉट 2 H2O। 2 की जगह हाफ कर देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो जिप्सम का फार्मूला हमारा CaSO4 डॉट 2 H2O। इसके बाद हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइम। लाइम की केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को 816 डिग्री सेल्सियस पर कैल्सिनेशन करते हैं तब हमें प्योर लाइम मिलता है। कभी कभी ये टेम्परेचर पूछ लेता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम कैल्सिनेशन करते हैं 816 डिग्री सेल्सियस पर तो हमें प्योर लाइम यानी CaO मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। फिर CaO को H2O के पास रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। पानी निकलता है और हीट निकलती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लाइम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनका स्लैकिंग टाइम क्या होता है। तो लंप लाइम, क्विक लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, फैट लाइम, वाइट लाइम, इन सब का स्लैकिंग टाइम कितना होगा? 2 से 3 घंटे। इन सारे नाम में से कोई भी नाम दे देगा, पूछ लेगा कि इसका स्लैकिंग टाइम बताओ तो 2 से 3 घंटे होगा। लंप लाइम, क्विक लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, फैट लाइम, वाइट लाइम, इन सब का स्लैकिंग टाइम 2 से 3 घंटे होता है। हाइड्रोलिक लाइम और पोवर लाइम, लीन लाइम। हाइड्रोलिक लाइम, पोवर लाइम और लीन लाइम का स्लैकिंग टाइम 12 से 48 घंटे होता है। हाइड्रोलिक लाइम, लीन लाइम और पोवर लाइम का स्लैकिंग टाइम 12 से 48 घंटे होता है। आइटम डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें, फेबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं। इनकी इम्प्योरिटी कितनी होती है, स्लैकिंग एक्शन क्या क्या होता है, कितना टाइम लगता है, सेटिंग एक्शन कितना होता है, हाइड्रोलिसिटी कैसी होती है, यूज़ कहाँ करते हैं। तो फेबली हाइड्रोलिक लाइम में परसेंटेज इम्प्योरिटी होती है 5 से 10%। फेबली हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी होती है 5 से 10%। स्लैकिंग टाइम फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनट होता है इनका स्लैकिंग टाइम। सेटिंग एक्शन होता है 3 वीक्स या उससे ज़्यादा, 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा इनका सेटिंग एक्शन होता है। हाइड्रोलिसिटी कितनी होती है? फेबली होती है। यूज़ का करते हैं ऑर्डरली मैसनरी वर्क में हम लोग फेबली हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। ऑर्डरली मैसनरी वर्क में हम लोग फेबली हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, इसमें इम्प्योरिटी होती है 10 से 20%। मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी होती है 11 से 20%। स्लैकिंग टाइम इसका 1 से 2 घंटे होता है। सेटिंग एक्शन 1 वीक या उससे ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिसिटी मॉडरेट होती है। यूज़ का करते हैं फॉर सुपीरियर टाइप ऑफ मैसनरी वर्क। सुपीरियर टाइप ऑफ मैसनरी वर्क के लिए मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं।
एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इसमें इम्प्योरिटी होती है 21 से 30%। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में इम्प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है 21 से 30%। इसका स्लैकिंग एक्शन है एक दिन या उससे ज़्यादा। सेटिंग टाइम भी, सेटिंग एक्शन भी एक दिन या उससे ज़्यादा है। हाइड्रोलिसिटी इसकी एमिनेंटली होती है। यूज़ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है? यूज़ इन वेरी डैम्प प्लेसेस। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ क्या करते हैं? वेरी डैम्प प्लेसेस में, वेरी डैम्प प्लेसेस में। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम एज पर BIS IS 712, IS 712 के अनुसार हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे लाइम का। लाइम को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। कभी कभी यही पूछ लेता है कि लाइम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो लाइम को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। तो क्लास A में कौन सा लाइम आता है हमारा? क्लास A में एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम आता है। क्लास A की प्रॉपर्टीज़ है, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है। क्लास A का यूज़ कहाँ होता है? यूज्ड इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन में कितना होता है? क्लास A का लाइम जो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 kg/cm² होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम 2 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटे होता है। क्लास A का जो लाइम होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 2 घंटे और फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटे होता है। तो क्लास B का लाइम देखते हैं। क्लास B का लाइम होता है हमारा सेमी हाइड्रोलिक लाइम। क्लास B का लाइम होता है हमारा सेमी हाइड्रोलिक लाइम। यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ इन मेसनरी वर्क एंड लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट और मेसनरी वर्क में हम लोग क्लास B के लाइम का यूज़ करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होती है 28 डेज पे 17.5 kg/cm²। क्लास B का जो लाइम होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 17.5 kg/cm² होता है। क्लास C टाइप का जो लाइम होता है उसे फैट लाइम बोलते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं? प्लास्टर वर्क में। तो प्लास्टर वर्क में हम लोग क्लास C टाइप के लाइम का यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया SSCJ में। क्लास C टाइप का जो लाइम होता है फैट लाइम, उसका यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ? प्लास्टर वर्क में। क्लास D टाइप का लाइम होता है वो डोलोमेटिक लाइम होता है। क्लास D का जो लाइम है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम लाइम या डोलोमाइट लाइम, मैग्नीशियम लाइम या डोलोमाइट लाइम। यूज़ कहाँ करते हैं? क्लास D का जो लाइम है उसका यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में, फिनिशिंग और प्लास्टरिंग में। फिनिशिंग, प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं मैग्नीशियम लाइम या डोलोमाइट लाइम में, लाइम का। क्लास E का जो लाइम है वो कंकर लाइम है। क्लास E का लाइम है कंकर लाइम। यूज़ कहाँ करते हैं? कंकर लाइम का यूज़ करते हैं हम लोग मसनरी मोर्टार या लाइम कंक्रीट में। क्लास E का जो लाइम है उसे कंकर लाइम के नाम से जानते हैं। यूज़ करते हैं मसनरी मोर्टार या लाइम कंक्रीट में। चलते हैं आगे। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे हम लोग। पोर्टलैंड सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। ऑक्साइड कंपोजिशन, एवरेज कंपोजिशन, कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है उनका ये भी देखेंगे। तो लाइम OPC यानी पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम कितना होता है हमारा? लाइम का परसेंटेज होता है CaO यानी लाइम का परसेंटेज होता है 60 से 65%, ऑन एन एवरेज 63%। 60 से 65% होता है, एवरेज 63% होता है। इसका काम क्या होता है? लाइम का काम होता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस कंट्रोल करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और साउंडनेस कंट्रोल करना। सिलिका का परसेंटेज होता है पोर्टलैंड सीमेंट में 17 से 25%। सिलिका 17 से 25% होता है, एवरेज 20% होता है। सिलिका का क्या काम होता है? सिलिका का काम होता है ड्यू टू एक्सेस रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। फंक्शन यानी काम क्या है? ड्यू टू एक्सेस, अगर ज़्यादा हो जाएगी सिलिका तो स्ट्रेंथ को घटा देगी। ड्यू टू एक्सेस रिड्यूसेस स्ट्रेंथ, अगर सिलिका ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ को घटा देगी। एल्यूमिना कितना होता है? Al2O3 होता है 3 से 8% यानी एवरेज 6% होता है एल्यूमिना। एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्विक सेटिंग, क्विक सेटिंग के लिए एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस ऑफ इट्स, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ घटा देगी यानी लोअर्स स्ट्रेंथ, ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एल्यूमिना।
आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज कितना होता है? आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज होता है 0.5 से 6%। 0.5 से 6% आयरन ऑक्साइड होता है। 0.5 से 6% आयरन ऑक्साइड होता है। ऑन एन एवरेज 3% होता है। इसका यूज क्या होता है? यूज होता है फ्लक्स के रूप में, यूज एज फ्लक्स। मैग्नीशिया MgO, मैग्नीशिया कितना होता है? मैग्नीशिया 0.1 से 4% होता है। 0.1 से 4%, एवरेज 2% होता है मैग्नीशिया हमारा। इम्पार्ट कलर, ये कलर इम्पार्ट करता है और हार्डनेस देता है। मैग्नीशिया क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है और हार्डनेस देता है। जिप्सम, जिप्सम का क्या काम है? जिप्सम 3 से 6% होता है। जिप्सम 3 से 6% होता है, एवरेज 3%। यूज क्या होता है? यूज एज ए रिटार्डर। जिप्सम का यूज करते हैं रिटार्डर के रूप में। सल्फर कितना होता है? सल्फर 1 से 3% होता है, ऑन एन एवरेज 1%। इम्पार्ट साउंडनेस, सल्फर के कारण साउंडनेस आती है। अल्कलीज, अल्कलीज 0.2 से 1% होती है, यानी एवरेज 1% से भी कम होती है। यूज एज फ्लक्स के रूप में यूज होता है इनका। और इम्पार्ट्स एफ्लोरेसेंस इम्पार्ट करता है अल्कलीज। अल्कलीज क्या करती है? एफ्लोरेसेंस इम्पार्ट करती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोक, केमिकल कंपोजिशन और बोक कंपाउंड ऑफ सीमेंट। सीमेंट के बोक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उनका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे। तो 4 बोक कंपाउंड होते हैं। केमिकल या बोक कंपाउंड कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट। एलाइट क्या है? C3S को एलाइट के नाम से जानते हैं। C3S को एलाइट के नाम से जानते हैं। इनका कंपोजिशन कितना होता है? तो 25 से 50% होता है एलाइट, और एवरेज 42%। C3S यानी एलाइट कितना होता है? 25 से 50%, ऑन एन एवरेज 42%। फंक्शन क्या होता है? 7 डेज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। 7 डेज में हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना C3S का काम होता है, एलाइट का काम होता है। एलाइट कितने होते हैं? 25 से 50%, ऑन एन एवरेज 42%। बेलाइट यानी C2S, बेलाइट यानी C2S, ये कितना होता है? 20 से 45%। C2S होता है 20 से 45%। इनका ऑन एन एवरेज कितना होता है? 32%। अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं C2S। C2S का काम होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। C3A सेलाइट, C3A को सेलाइट के नाम से जानते हैं। सेलाइट कितना होता है? 8 से 12%। सेलाइट कितना होता है? 8 से 12%, ऑन एन एवरेज 11.5%। सेलाइट फ्लैश सेट, इसका काम है फ्लैश सेटिंग, बहुत जल्दी सेटिंग का फंक्शन करता है C3A। लास्ट में फेलाइट, C4AF फेलाइट, ये 6 से 10% होता है। फेलाइट सबसे कम होता है 6 से 10%, ऑन एन एवरेज 9%। इसका फंक्शन है पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू। पुअरेस्ट सीमेंटिंग वैल्यू होती है किसकी? फेलाइट की, C4AF की। According to IAS 1026 1092 1026 to 1982 compressive strength for various grade of OPC। अलग अलग ग्रेड की OPC की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है ये दिया गया है। तो ग्रेड ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 31.9 से 36.8 तक। ग्रेड ए की जो OPC सीमेंट होती है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 31.9 से 36.8 MPa। क्लास बी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 36.8 से 41.7। क्लास सी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 41.7 से 46.6। क्लास डी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 46.6 से 51.1। ग्रेड ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 51.5 से 56.4। ग्रेड एफ की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 56.4 से 61.3 MPa। यानी जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ग्रेड ए की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे कम होती है 31.9 से 36.8 MPa तक। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ग्रेड एफ की 56.4 से 61.3 MPa। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोक कंपाउंड्स। बोक कंपाउंड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे हम लोग। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है।
तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, किस में होती है? स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा तो C3S में, उससे ज़्यादा C2S में, उससे कम C3A में, सबसे कम C4AF में। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस में होती है? C3S और C2S में, उसके बाद C3A, सबसे कम C4AF। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कौन करता है सबसे पहले? तो वाटर के साथ रिएक्शन सबसे पहले C3A करता है, उसके बाद C4AF करता है, उसके बाद C3S करता है, सबसे बाद C2S करता है। तो रिएक्शन सबसे पहले C3A करेगा, उसके बाद C4AF करेगा, उसके बाद C3S करेगा, सबसे बाद में C2S करेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A की होती है, उसके बाद C3S की होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A की होती है, उसके बाद C3S की होती है, उसके बाद C4AF की होती है, सबसे कम C2S की हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A की होती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF की होती है। रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF की होती है, उससे उसके बाद C3A की होती है, उसके बाद C3S की होती है, उसके बाद C2S की होती है। यानी रिएक्शन विद वाटर सबसे बाद में C2S की होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम C2S की होती है, रेट ऑफ हाइड्रेशन भी सबसे कम C2S की होती है। आगे क्या है? If quantity of C3S is increased and C2S is decreased, then अगर C3S की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए और C2S की क्वांटिटी घटा दी जाए तब क्या होगा? इंक्रीज द रेट ऑफ हार्डनिंग, रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ जाएगी। इंक्रीज द रेट ऑफ हार्डनिंग, रेट ऑफ हार्डनिंग बढ़ जाएगी। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी और इंक्रीजेस 28 डेज स्ट्रेंथ, यानी 28 दिन में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या होगा? डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। C2S को अगर कम करेंगे तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट द केमिकल एंड सल्फर अटैक, केमिकल और सल्फर अटैक को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। इफ फाइनेस ऑफ सीमेंट इज इंक्रीजेस, देन अगर सीमेंट की फाइनेस को इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा? अगर सीमेंट की फाइनेस को इंक्रीज कर दिया जाए तब क्या होगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेज, यानी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर फाइनेस बढ़ा दें तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। नो इफेक्ट ऑन टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन सेटिंग टाइम, फाइनेस बढ़ाने पर सेटिंग टाइम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइनेस बढ़ाने पर सेटिंग टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यानी स्ट्रेंथ गेन करने की रेट जो है बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस, अगर फाइनेस को बढ़ा देंगे तो वैल्यू ऑफ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। परसेंटेज वैल्यू ऑफ C3A इज इंक्रीजेस, देन अगर परसेंटेज वैल्यू C3A बढ़ा दी जाए तब क्या होगा? अगर C3A बढ़ा देंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम इज डिक्रीजेस, इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी, इनिशियल सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा अगर C3A बढ़ा देंगे। द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज, C3A बढ़ाने से द वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देयर इज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ, C3A के बढ़ाने से स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। C3A को बढ़ाने से उसकी स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ परसेंटेज वैल्यू ऑफ C2S इज इंक्रीजेस एंड C3S इज डिक्रीजेस, अगर C2S को बढ़ा दें और C3S को कम कर दें, यानी C2S को बढ़ा दें और C3S को कम कर दें तब क्या होगा? अगर C2S को बढ़ा देंगे तो इंक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर C2S को बढ़ाएंगे। द वैल्यू ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ इज डिक्रीजेस, लेकिन अगर C3S को कम कर देंगे तो 28 डेज जो स्ट्रेंथ आएगी वो घट जाएगी।
इंक्रीज द कैपेसिटी टू रेजिस्ट केमिकल अटैक, केमिकल अटैक को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। C2S को बढ़ा देंगे और C2S को कम कर देंगे तो इंक्रीज द कैपेसिटी टू रेजिस्ट केमिकल अटैक, केमिकल अटैक को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डिक्रीजेस, अगर C2S को बढ़ा देंगे C3S को कम कर देंगे तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। प्रेफर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को बनाने में इसको प्रेफर किया जाएगा अगर C2S को बढ़ा दिया जाए और C3S को कम कर दिया जाए। नोट पॉइंट है कुछ। सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार टू इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी, सुर्खी इज एडेड टू लाइम मोटार टू इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी को इम्पार्ट करने के लिए सुर्खी को ऐड किया जाता है किसमें, लाइम मोटार में, लाइम मोटार में हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट करने के लिए लाइम मोटार में सुर्खी को ऐड किया जाता है। लाइम इज मिक्स्ड विद ब्रिक अर्थ टू प्रिवेंट श्रिंकेज, श्रिंकेज को रोकने के लिए लाइम में ब्रिक अर्थ को मिलाया जाता है, श्रिंकेज को रोकने के लिए लाइम मिलाया जाता है किसमें, ब्रिक अर्थ में। लाइम इज मिक्स्ड विद ब्रिक अर्थ, ब्रिक अर्थ में लाइम मिलाया जाता है श्रिंकेज को रोकने के लिए। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सीमेंट और पानी का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो बाउंड वाटर 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाउंड वाटर जो होता है वो कितना होता है 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट, यानी 23% पानी की जरूरत होती है बाउंड वाटर के लिए। जेल वाटर के लिए 15% बाई वेट ऑफ सीमेंट की जरूरत होती है, जेल वाटर के लिए 15% बाई वेट ऑफ सीमेंट की जरूरत होती है। 15% पानी चाहिए किसके लिए, जेल वाटर के लिए, बाउंड वाटर के लिए कितना 23%, टोटल 38% पानी चाहिए होता है हमें। टोटल मिनिमम वाटर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% पानी की ज़रूरत होती है। बाउंड वाटर कर चाहिए तो 23%, जेल वाटर चाहिए तो 15%, टोटल 38%। आगे हमारा है नोट पॉइंट है, सीमेंट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सीमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सीमेंट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कलर टेस्ट, लंप टेस्ट, फ्लोट टेस्ट। कलर टेस्ट क्या है, कलर ऑफ OPC शुड बी ग्रीनिश ग्रे, OPC का कलर ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। लंप टेस्ट, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एनी लंप, सीमेंट में कोई भी लंप नहीं होनी चाहिए, यानी फ्री फ्रॉम होनी चाहिए लंप्स के। फ्लोट टेस्ट, सीमेंट पार्टिकल शुड सिंक इन वाटर, इट शुड नॉट फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस, सीमेंट पार्टिकल को पानी में डूब जाना चाहिए, इन्हें सरफेस पर तैरना नहीं चाहिए। टेम्परेचर टेस्ट, thrust your hand into the cement bag, it must give a cool feeling, अगर हम सीमेंट बैग में अपना हाथ डालते हैं तो ठंडी ठंडी फीलिंग आनी चाहिए सीमेंट की, तो ये टेम्परेचर टेस्ट हो जाएगा। रबिंग टेस्ट, when cement is rubbed between fingers there should be smooth feeling, अगर सीमेंट को हम उंगलियों के बीच में रफ करें तो एक स्मूथ फीलिंग आनी चाहिए। स्मेल टेस्ट, ए थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर शुड फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर्स, अगर हम सीमेंट पेस्ट को अपनी उंगलियों के बीच में रब करें तो एक स्टिकी फील आना चाहिए। स्ट्रेंथ टेस्ट, सीमेंट ब्लॉक गिवन बिलो शुड नॉट फेल विद लोडिंग 340 न्यूटन इज अप्लाइड इन दैट मैनर, अगर सीमेंट ब्लॉक पर हम 340 न्यूटन का कोई लोड लगा रहे हैं तो ये हमारा जो ब्लॉक है फेल नहीं होना चाहिए। ब्लॉक का साइज कितना है 150 mm, 150 mm, 25 mm और 25 mm, ये ब्लॉक का साइज है, ये फेल नहीं होना चाहिए। 340 न्यूटन का
कोई लोड लगाने पर। लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट देखते हैं। लैब टेस्ट या फिजिकल टेस्ट। फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट के लिए IS कोड हमारा क्या है 4031 पार्ट 1। फाइनेस टेस्ट के लिए हमारा IS कोड है 4031 पार्ट 1। स्यूब मेथड। टाइप्स ऑफ सीमेंट, परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू बाय वेट, क्या परसेंट बचना चाहिए बाय वेट वो दिया गया। OPC पोर्टलैंड सीमेंट हमारा 10% रेसिड्यू बचना चाहिए OPC में 10% रेसिड्यू बचना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5% रेसिड्यू बचना चाहिए। PPC पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में रेसिड्यू हमारा 5% बचना चाहिए। एयर परमिबिलिटी और नर्स एंड ब्लेंस मेथड। एयर परमिबिलिटी, नर्स एंड ब्लेंस मेथड। सीमेंट टाइप दिया, सरफेस एरिया दिया। सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। OPC और HAC का सरफेस एरिया होता है 2250, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। PPC का कितना होता है 3000, PPC का 3000, LHC का 3200, RHC का 3250, सुपर सल्फेट सीमेंट का 4000। सुपर सल्फेट सीमेंट का सरफेस एरिया 4000, सुपर सल्फेट सीमेंट का सरफेस एरिया कितना 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का सरफेस एरिया कितना होता है 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का सरफेस एरिया 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट के मेथड है ली चटेलियर मेथड। साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस सीमेंट इज ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। साउंडनेस हमारी केवल फ्री लाइम के कारण आती है। साउंडनेस केवल फ्री लाइम के कारण आती है। मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना 10 mm होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm होना चाहिए। किसके लिए? OPC, PPC, RHC, LHC इनके लिए मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 mm होना चाहिए। किसके लिए? OPC, PPC, RHC एंड LHC के लिए 5 mm मैक्सिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। किसके लिए? क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 5 mm। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 5 mm। हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 5 mm। सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 5 mm। एक्सपेंशन कितना होना चाहिए? 5 mm। किसके लिए? क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। Autoclave test. Autoclave test, it is used to determine soundness of cement due to both free lime and free magnesia. फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया के कारण जो साउंडनेस डिटरमाइन किया जाता है वो ऑटोक्लेव से डिटरमाइन किया जाता है। परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड फॉर OPC शुड नॉट एक्सीड 0.8%। ऑटोक्लेव में परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड फॉर OPC शुड नॉट एक्सीड, यानी 0.8% से ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए OPC के लिए, इसमें ऑटोक्लेव में। जबकि ली चटेलियर में हमने देखा था 10 mm होना चाहिए। किसके लिए? OPC, PPC, RHC और LHC के लिए। 5 mm होना चाहिए क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए। रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी फॉर वेरियस सीमेंट टेस्ट एट 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी अलग अलग सीमेंट पेस्ट के लिए क्या होनी चाहिए देखते हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कंसिस्टेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए? इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 0.85 p। 0.85 p। साउंडनेस टेस्ट के लिए हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए 0.78 p। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कंसिस्टेंसी 0.85 p। साउंडनेस टेस्ट के लिए कंसिस्टेंसी 0.78 p। 0.78 p। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमारी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए? P/4 प्लस 3.5%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3 दिन में कितनी हो जाएगी? 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 दिन में 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी हमारी P/4, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए P/4 प्लस 3.5 %। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए
हमारी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, P/5 + 2.5 ब्रैकेट ऑफ परसेंटेज। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए P/5 + 2.5%। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में 3 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आएगी, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 3 दिन में टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में 3 दिन में 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7 दिन में 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 3 दिन में 16 और 7 दिन में 22 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। लाइम सैचुरेशन फैक्टर यहाँ हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। आज ये पे ख़त्म करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी पे। रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी फॉर वेरियस सीमेंट टेस्ट एट टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेल्सियस। तो आज लंबी क्लास हो गई, आज को ये पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे लाइम सैचुरेशन फैक्टर से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो, ये कंटेंट, ये रिवीजन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक यानी लाइम सैचुरेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।